हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस एकेडमी में, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स बहुत ही आसान तरीके से फुल डिटेल्स के साथ, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स के साथ अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं और आगे भी समझाए जाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आपको पिछला नहीं देखेंगे ना तो आपको आगे आने वाले टॉपिक समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो पहले से लिंक हैं। हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था, सेकंड में पढ़ा था और जो थर्ड में पढ़ा, वो सब आपस में लिंक है। इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो क्लास जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की, आज की क्लास की कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शन मतलब अकाउंटिंग के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का, जो पहला फंक्शन है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। कंप्लीट मतलब सारा का सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो सेल हो, ठीक है, कोई भी परचेज करी हो, कोई भी एक्सपेंस करा हो, मतलब बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, हमें सारा का सारा खर्चा रिकॉर्ड करना होता है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सिस्टमेटिक मतलब जैसे मान लो कि डेली का डेली आप ऐसे नहीं कर सकते कि मान लो कि आपने 1 तारीख का जो काम है वो 1 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है आपने 10 तारीख को रिकॉर्ड करे, नहीं, क्योंकि आप सब उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स के लिए आपको डेली का डेली रूटीन बेसिस पे रिकॉर्ड करना ही पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब आपका जो प्रॉफिट है, जो भी रिजल्ट है वो पार्टीज को देना होता है, वेरियस पार्टीज को। किस किस को, यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज आती है, ठीक है। यहाँ पे आती है बैंक्स। मान लो आपने बैंक से लोन लिया हुआ, फिर वही बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक से अगर आपने लोन लिया तो आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि हमारा इतना प्रॉफिट है, ताकि बैंक श्योर हो जाए कि आपने जो लोन ले रखा है आप उसकी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं पार्टीज में, ठीक है। आपके बिजनेस में जिसने इन्वेस्ट किया है उसका पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है, उसको आपके बिजनेस से मतलब है, तो इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो उसको लेना देना है कि मेरा जो पैसा लगा है आप उसका सही से यूज कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को भी हमको बताना पड़ता है, इसलिए जो भी अकाउंटिंग मेंटेन होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उसको हम इन्वेस्टर्स को बताते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अभी एसेट्स क्या होता है, अभी एसेट्स आप डिटेल में पढ़ोगे। प्रोटेक्टिंग मतलब सुरक्षा करना, किसकी, एसेट ऑफ बिजनेस की एसेट्स मतलब जो चीज आपकी खुद की है हम उसको एसेट कहते हैं, ठीक है। आपका फोन आपका है, आपकी वो एसेट है, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस की भी कुछ एसेट्स होती है। बिजनेस की एसेट्स क्या क्या हो सकती है, मान लो बिजनेस के पास क्या है, कैश है, ठीक है। कुछ मान लो कि कुछ फर्नीचर भी होगा, जो बिजनेस चला रहा है, आपने अपनी दुकान खोल रखी है, आप कुछ कपड़े का बिजनेस करते हो तो कोई ना कोई काउंटर आप रखते हो ना, वहां पे फर्नीचर होता है, वो क्या है, आपकी एसेट है। वो क्या है, कैश आपका है। बैंक बैलेंस आपका है, वो क्या होता है, आपका एसेट होता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। एसेट्स क्या होती है ये आपके ना माइंड में बैठ जाएगा, आगे चलना यही है, एसेट लायबिलिटीज ये सब, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करता है एसेट्स ऑफ द बिजनेस को। मान लो आपका कैश है, ठीक है, आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हो, आपने खर्चा करा, आपने कैश दे दिया, ए को दे दिया, बी को दे दिया, आपने दिन में 10 बार कैश का पेमेंट करी, बट आपको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो आपको कैसे पता होगा कि मेरे पास कितना पैसा जा रहा है, मेरे पास है कितना। इसलिए जब हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो हमारे पास पैसा होता है कि जो हमारे पास पैसा होता है हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ताकि हमें पता लगता है कि हमारा पैसा कहाँ पे लग रहा है और हमारा इन हैंड कितना है। मान लो मेरे पास 1000 रुपए है, ठीक है, मैंने ए को 20 रुपए की पेमेंट करी, बी को 50 रुपए की पेमेंट करी, सी को 50 रुपए की पेमेंट करी, ठीक है, मैंने 3 पेमेंट करी, टोटल 100 रुपए की पेमेंट करी, ठीक है। अब 100 रुपए की पेमेंट करी, जब मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा, मेरे पास 1000 रुपए थे, ठीक है, जिसमें से मैंने 100 रुपए की पेमेंट करी, तो मेरे पास कितना बचा, 900 रुपए। तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन है ना कि मेरे पास कैश कितना है, ठीक है।
ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ये क्या करता है, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। जब हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा तभी हमें पता लगेगा ना कि कितना क्या रखा है, हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, वो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद पता चलता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेता है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मेंटेनेंस पे, ठीक है। जैसे मान लो कि कंपनी की सेल्स होती है 1 लाख रुपए की, अब मैनेजमेंट को लगता है कि यार 1 लाख रुपए की मेरी इस साल सेल हुई, जिसमें मैंने सेलिंग प्राइस था 500 रुपए, ठीक है। मेरे पास कस्टमर्स आ रहे थे इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस कितना रख रखा था, 500 रुपए रख रखा था। बट अब ये कह रहे हैं मेरे पास कस्टमर्स तो आ रहे हैं, ठीक है, मेरी सेल भी हो रही है, ठीक है। तो क्या मैं क्या करूं कि मैं 500 का 550 रुपए का सेल करने लग जाता हूं, ठीक है। इससे मेरी क्या होगी, सेल्स बढ़ जाएगी, सेल्स का अमाउंट बढ़ जाएगा ना। कोई चीज मैं पहले 500 की बेचता था, अब मैं 550 की बेचूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, मेरी सेल्स बढ़ा देगा, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अब मेरे पास जब रिकॉर्ड मेंटेन होगा हर एक चीज का तो क्या करेगा, तो मैनेजमेंट उसकी हेल्प लेती है। मेरी पिछले साल कितनी सेल हुई थी, मैंने कितने रुपए में बेचा था, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी असिस्ट करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं मैनेजमेंट उसकी हेल्प लेती है। जैसे मैंने आपको सेल्स का एग्जांपल लिया, हो सकता है वो कोई एक्सपेंसेस का हो। पिछले साल मेरा टेलीफोन का जो बिल आया था वो 50,000 रुपए का आया था, मैनेजमेंट सोचती है यार कि पिछले साल 50,000 का बिल कैसे आ गया। कौन है वो शख्स जो अपनी बीवी से बात करता है ऑफिस में, ठीक है। अब मैनेजमेंट को शक हुआ, वो 50,000 रुपए यार उसने सोचा कि यार 50,000 का बिल कैसे आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट उस चीज को भी कंट्रोल करती है, यार 50,000 का बिल पिछली बार आया तो इस बार ना आए, तो इसलिए उसके ऊपर वो निगरानी रखती है, ठीक है, कि मैनेजमेंट निगरानी रखेगी टेलीफोन का बिल मेरा इस बार ना बढ़े, अगर बढ़ भी रहा है तो उसका कोई रेलेवेंट रीजन हो, ठीक है। इसलिए प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट किसी ना किसी तरह सेल्स से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड असिस्ट करता है मैनेजमेंट को। कौन असिस्ट करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है ट्रस्टशिप। अब ये ट्रस्टीशिप क्या होता है, ये है जैसे मान लो आप आगे पढ़ोगे, बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर, ठीक है, कंपनी और कंपनी का जो ओनर, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों अलग होते हैं, एक नहीं होते, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे, अभी के लिए आप अपने बिजनेस से रिलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्टीशिप क्या होता है कि जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, अब मुकेश अंबानी तो गले पे नहीं बैठेगा ना कि यार मेरे पास इतना पैसा है, इतना जा रहा है, इतना नहीं आ रहा। उसने अपने नीचे बंदे रख रखे हैं, उसने मैनेजर रख रखा है, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, वो जो सब संभाल रहा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना कैश है, ठीक है, उन्हें हम ट्रस्टीशिप कहते हैं, ठीक है। जो कंपनी के फंड्स को संभालता है उसे हम ट्रस्टीशिप कहते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शंस में कैसे आएगा ट्रस्टीशिप में, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, मान लो बिजनेस कंपनी का फंड है, कंपनी का फंड कौन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आएगा। जब तक आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आपके पास कैश कितना है। अब उसको कैश संभालने वाला भी तो होना चाहिए ना, वो कौन होता है, मैनेजमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रस्टीशिप, ठीक है। अब आता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस मतलब रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, लीगल, कानूनी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जीएसटी, पढ़ा नहीं सुना तो होगा, जीएसटी इनकम टैक्स, ठीक है। ये कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं, उसकी कंप्लायंस फॉलो करते हैं लीगल नीड्स। जैसे मान लो कि जैसे अब आप सेल करते हो, आपने कोई भी बिल देखा होगा, आप रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाते हो, ठीक है। आप पिज्जा जब खाने जाते हो तो आप उस बिल को देखना, उसके नीचे जीएसटी का अमाउंट लिखा होता है, ठीक है। अब वो हर चीज पे लगता है, चाहे कोई आप कोई शर्ट खरीदो, किसी से पक्का बिल भी लोगे तो आपको जीएसटी लगा के देगा, ठीक है। अब वो जो जीएसटी लगा के दिया तो हमने हर एक बंदे को जिसका बिजनेस है उसको बताना होता है कि हमने इतने की सेल करी है जिसपे हमने इतना जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट किया है, ठीक है। आप पिज्जा खाने जाते हो, मान लो 100 रुपए का पिज्जा है, उस पर आपका 5% टैक्स लगता है, तो आपकी जो बिल की अमाउंट होती है ना, अगर आपने कभी बिल देखा हो पिज्जा वाले का, तो वो 105 रुपए आएगी। वो जो 5% की डिटेल है ना, वो हर एक बंदे को गवर्नमेंट को देनी होती है जो बिजनेस कर रहा है। अब वो कब देगा, जब उसने अपनी सेल रिकॉर्ड कर रखी होगी, उसने सारी चीजें रिकॉर्ड कर रखी होंगी, ठीक है। जब वो सब रिकॉर्ड करेगा तो हर मंथ के एंड में बिजनेस क्या करता है कि गवर्नमेंट को डिटेल्स देता है कि इतने की मैंने सेल करी है, जिसके ऊपर जीएसटी मैंने इतना चार्ज करके कस्टमर से कलेक्ट किया है। पिज्जा वाला आपसे तो लेता, उसकी जेब से थोड़ी लगता है। उसने 100 रुपए का पिज्जा बेचा, 5 रुपए उस पर जीएसटी लगा, आप टोटल कितनी पेमेंट कर दो, 105 रुपए की। अगर आपने नहीं देखा तो आप अगली बार जब पिज्जा खाने जाओ तो जरूर देखना, उसके ऊपर आपको दिखेगा जीएसटी का अमाउंट। अगर मान चलो ठीक है, पिज्जा खाने जाते किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाना, आपको कुछ भी आप परचेज करना, जब उससे बिल मांगोगे तो वो आपको जीएसटी के साथ देगा, जीएसटी का अमाउंट देखना। उस जीएसटी की जो डिटेल है वो गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है,
कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, जब तक वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तब तक हम गवर्नमेंट को नहीं बता पाएंगे एक्यूरेट फिगर, ठीक है। इसलिए लीगल नीड्स भी पूरी करता है। ये मैंने आपको जीएसटी का एग्जांपल दिया, इस तरह इनकम टैक्स का भी होता है। जब तक आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा आपका प्रॉफिट या लॉस कितना है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है तो आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाओगे। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को टैक्स तभी जाता है जब आपका प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए जब तक आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। इसलिए लीगल नीड्स में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होती है? अब मान लो किसी का बिजनेस है, मुकेश अंबानी है, अब वो उसका बिजनेस जो है, कोई एक बंदा तो बैठा नहीं होगा जो वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा। अब इतनी सारी सेल्स होती हैं, इतनी सारी परचेज होती है, वहां पे बहुत सारे बंदे होंगे ना। मान लो कि दिन की आपका बिजनेस है, आपको एक बंदा तो रिकॉर्ड करेगा नहीं। आप दिन की 100 सेल करते हो, 100 कस्टमर्स को, 50 कस्टमर से परचेज करते हो, ठीक है, 50 बंदों से परचेज करते हो, तो आपको पता नहीं है कि वो इतनी एंट्री कैसे करेगा, इतना रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करेगा। इसलिए क्या होता है कि उनके नीचे जो बंदे होते हैं, मान लो उसने 4 बंदे रखे हुए हैं, एक बंदा सेल रिकॉर्ड करेगा, एक बंदा परचेज रिकॉर्ड करेगा, एक बंदा एक्सपेंसेस लिखेगा। हर एक बंदे की अपनी अलग अलग ड्यूटी है, ठीक है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए अकाउंटिंग का एक फंक्शन और भी आता है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है। फिक्स क्या करते हैं? मान लो ए जो है वो सेल देखेगा, बी जो है वो परचेज देखेगा, ठीक है। ये हमारे 7 फंक्शंस हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, बस उसका क्रक्स निकल के इसमें लिखा हुआ है थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, हमने पढ़ा था, यस पढ़ा था, हमारी पहली क्लास का पहला ही टॉपिक था, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ा था। बट अब क्वालिटेटिव क्या है? कुछ नहीं है, कुछ एडिशंस होती हैं। जैसे आप मान लो कि आईफोन 13 है और 13 प्रो मैक्स है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ थोड़ा बहुत चीजों का, बस इसमें भी वही है। इसके आगे वर्ड लगा दिया क्वालिटेटिव, आईफोन 13 मैक्स, ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो आईफोन 13, ठीक है। अब इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में पहला ऑप्शन क्या था? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास करना, ठीक है। अब आप मान लो कोई सेल करते हो, ठीक है। अब सेल करी आपने कोई चीज 1000 रुपए की, आपने 1000 रुपए का कपड़ा खरीदा, बेचा, सॉरी, आपने 1000 रुपए का कपड़ा बेचा। आप इसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब आप चेक करते हो यार ये 1000 रुपए का कैसे हुआ। अब इसका कोई प्रूफ भी तो होने चाहिए ना, ताकि मैं इस 1000 रुपए पे विश्वास कर सकूं। वो उस विश्वास के लिए क्या होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए? उस चीज का इनवॉइस होना चाहिए, तभी मैं विश्वास कर सकूंगा। इसलिए क्या आता है? रिलायबिलिटी। जो भी आप चीज रिकॉर्ड कर रहे हो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कोई आप खर्चा कर रहे हो तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ये खर्चा किया है, ठीक है। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपके पास कंप्यूटर का बिल होगा तभी आप उसे रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसे तो आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हो, मैंने लाख करोड़ रुपए की सेल करी, अरे उसके बिल भी तो होंगे, ठीक है। इसलिए रिलायबिलिटी में क्या होता है कि आपके पास हर चीज का प्रूफ होना चाहिए जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। रेलेवेंस, ये मैंने आपको बताया था, आप कोई भी चीज जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, कोई भी चीज मेंटेन करोगे, वो सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड होना चाहिए। आप पर्सनल चीजों को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे क्या? रेलेवेंस, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ही आएगा। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे के अलावा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकते। रेलेवेंस, ठीक है। अब थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सामने वाले को ना समझ में आना चाहिए। जैसे आप बैंक में दे रहे हो, ठीक है, अब बैंक में दे रहे हो तो बैंक वालों को समझ में आना चाहिए कि यार हाँ आपकी सेल इतनी हुई है। मान लो आप बैंक में देते हो, आपने कहा कि मेरी सेल जो है, आपने उसको लिख के दिया 0, आपने दूसरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड दी, क्या वो पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, मान लो सेल है 100 की, परचेज है 200 की, आपने बैंक में ऐसे करके दे दिया, ये सेल है यार, ये परचेज है, आप देख लेना, आपने क्रॉस कर दिया। क्या है? समझ में आ रहा है? बैंक वालों को समझ में आएगा। तो इसलिए आपको अकाउंट्स ऐसे बनाने चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। सेल के आगे लिखा होना चाहिए 100 रुपए या 200 रुपए, लाख रुपए, वो सामने वाले को पता लगना चाहिए। मेरे को पढ़ने नहीं आता अकाउंट्स, तो भी मैं समझ जाऊँ यार सेल के आगे 1 लाख रुपए लिखा है, हाँ इस बंदे की सेल 1 लाख रुपए हुई है। इसलिए जो भी आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो वो समझ में आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है।
अगला है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब कि अपने ही अकाउंट्स के रिकॉर्ड को पिछले साल के साथ कंपेयर करना। ठीक है, अगर आप ये कंपेयर कब हो सकता है, जब आपको पिछले साल भी बिजनेस चल रहा था, इस साल भी बिजनेस चल रहा है। अगर आपका कोई नया बिजनेस है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ पुराना बिजनेस है, जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो जैसे मान लो आप सेल लिखते हो, तो अकाउंट्स मेंटेन में प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप मेंटेन करते हो, ये आता है आपका मान लो 2021 का फिगर, जब आप मेंटेन करते हो तो ऐसे लिखते हो, टोटल साल के अंत में आपका 2021 में 1 लाख का सेल हुआ था और पिछले साल जो हुआ था वो 80,000 का हुआ था। कंपेयर हो रहा है ना। और अकाउंट्स ऐसे ही मेंटेन होते हैं। साल के अंत में अगर आप टोटल सेल का फिगर निकालो, जब आप एक जगह उसे इकट्ठा करोगे तो आपका इस साल में 1 लाख का सेल हुआ, उसके पिछले साल में कितना हुआ था, 80,000। हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से, पिछले साल से ही कंपेयर होता है। अगर यहाँ पे नया बिजनेस होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अगर पुराना बिजनेस है तभी ही पुराना रिकॉर्ड हम लिखते हैं, सिर्फ 1 साल का ही लिखा जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, सिर्फ समझ लो आगे ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, आप सब डिटेल्स में पढ़ोगे, बहुत चीजें। अकाउंट्स आपका कैरियर बना देगा, आपको लाखों रुपए मंथली इनकम आएगी, सच बता रहा हूँ, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, अब फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल मतलब सच होना चाहिए सब कुछ, सामने वाला विश्वास कर सके। ठीक है, अब इसका एग्जांपल, आप स्कूल में आपको छुट्टी चाहिए, आप क्या करते हो कि मैम मेरे को बुखार है, कल की छुट्टी चाहिए, आप लिख के देते हो ना। वो असली में नहीं होता है, आप फिर भी लिख के देते हो, क्या वो फेथफुल है? नहीं है, पर सामने वाला मान जाता है। बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में क्या होता है, फेथफुल प्रेजेंटेशन मतलब आप बता रहे हो लाख रुपए की सेल्स है, ठीक है, तो वो होनी भी चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, आप उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट का डंडा आ जाता है, गवर्नमेंट को सब पता होता है एक्चुअल में। कैसे पता होता है वो आप अभी बच्चे को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब फेथफुल प्रेजेंटेशन में क्या, 1 लाख की मान लो आपने सेल दिखाई है, तो वो 1 लाख की होने भी चाहिए। क्योंकि मान लो कोई चेक करने बैठेगा तो वो कहेगा यार 1 लाख की सेल है, ला मुझे एक काम कर, इसके इनवॉइस दिखा दे। ठीक है, इसलिए जितने की सेल करिए उतना इनवॉइस भी होना ही चाहिए। अब इनवॉइस भी ठीक है, ठीक है, अब मान लो कि अब आपने इनवॉइस भी दिखा दिया, सामने वाले को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, फिर कैसे दिखाओगे, फिर क्या करोगे? अब क्या होता है कि अब इनवॉइस का आपने जो लाख की सेल करी, आपको पैसा भी तो मिला होगा ना, कैश मिला, बैंक में आया, कैसे भी, तो उसका भी रिकॉर्ड होगा ना। मान लो बैंक में पैसा आया, उसका भी रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए फेथफुल प्रेजेंटेशन मतलब जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सच होना चाहिए। आप किसी झूठ के बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, इसी तरह विजय माल्या फंसा था, इसी तरह सत्यम घोटाला हुआ था। अगर आपको ये चीज नहीं पता, आप यूट्यूब पे सर्च करना सत्यम घोटाला क्या था, वो सब यही था, उसने सब चीजें झूठी दिखा रखी थी, कंपनी डूब गई थी। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक्स हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत आसान है, आप इसे पढ़ो। और सेकंड चीज, यार आप कहोगे कि सर आप रट्टा नहीं मरवा, यार रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है। कई टीचर क्या करते हैं, जैसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, वो करते हैं RRUCF, रट्टा मार लो, RRUCF, ये क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, RRUCF, रट्टा लग गया। अरे उसके अंदर क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना। देखो +1 के बेसिस पे अकाउंट्स जो भी है, ठीक है, रट्टा नहीं लगता है किसी भी चीज का, ना ही आपको रट्टा मारना है, आपको सिर्फ समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि यार बता कंपैटिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पिछले साल के रिकॉर्ड के साथ इस साल के रिकॉर्ड को दिखाना वो कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप लिखना जानते हो तो आप लिख लोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह मतलब ऐसे रट्टा नहीं मारना है। RRUCF ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, R मतलब रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, फेथफुल प्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से समझो, टॉपिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, आपको सब समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास खत्म करते हैं। इसी के साथ आपको वीडियो कैसे लगी, आपको हमारी पिछली वीडियोस कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको कोई नया टॉपिक समझना है, अगर आपको कुछ और समझना है या समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको अलग से वो टॉपिक फिर से रिकॉर्ड करके करवा दूंगा और तरीके से। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हाँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।